ओके दोस्तों, तो अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं जहां पे फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम देखने वाले हैं। तो क्या है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको मैं एक बैटरी V0 के साथ जो है वो कनेक्ट कर रखा हूं, और अब मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दैट जस्ट फिल्ड द कैपेसिटर। उसको मैंने कोई एक पोजीशन पे पकड़ के रखा हूं, ठीक है। तो अब मैं देखना चाहता हूं जो इसको ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, क्या वो फोर्स अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है, उन सारे चीजों के ऊपर हम देखने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको बहुत धीरे धीरे इंसर्ट करवाना चाहूंगा, तो लेट्स सी क्या होने वाला है। तो मान लो कोई भी एक जनरल इंस्टेंट पे हमारा ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक्स अंदर घुस रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और अब इसको मैं बहुत ज्यादा धीरे धीरे इंसर्ट करवा रहा हूं, ठीक है। और अगले इंस्टेंट पे मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स के सहारे इसको एकदम धीरे से बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट dx मैं इसको फर्दर अंदर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम? अगर हम ध्यान दें तो इसके अंदर दो पार्ट हैं। एक हमारा ये डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट है, इसका जो कैपेसिटेंस होगा, एरिया जो है वो है मेरा x इंटू बी बाई टी प्लस एप्सिलॉन नॉट a माइनस एक्स इंटू बी बाई टी। ये है हमारा राइट नाउ कैपेसिटेंस। और अगर हम ध्यान दें, जो हमारा प्लेट पे चार्ज है Q, दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली V0 इंटू C, राइट। अच्छा, एक बात तो प्रेटी ऑब्वियस है, जैसे जैसे मेरा x बढ़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट अंदर बढ़ेगा, तो एज x increases the capacitance C also increases। और सिंपल सी बात है, जो मेरा dq है, जो चार्ज इसके थ्रू फ्लो करेगा, that will be V0 into dc, that will be simply V0 into dc। और V0 into dc अगर मैं निकालूं तो that will simply come out to be K epsilon naught B by D dx minus epsilon naught B into dx, so that will be epsilon naught B K minus 1 into dx, ठीक है। इंटू V0 भी है, सॉरी, ठीक है। ये है हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोन। अमाउंट ऑफ चार्ज बड़ा है तो सिंपल सी बात है, चार्ज हमारा इस तरीके से फ्लो किया है, यानी बैटरी जो है वो हमारा पॉजिटिव कम किया है। सो वर्क डन बाय द बैटरी dWB वो मेरा कितना हो जाएगा? दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू V0 इंटू dq, so that will be equals to V0 square epsilon naught B by D K minus 1 into dx। सिस्टम का एनर्जी में जो बदलाव हुआ है du, that will be half dc into V0 square, right? एंड हाफ dc इंटू V0 स्क्वायर अगर मैं देखूं तो V0 स्क्वायर बाई 2 इसका डिफरेंशिएशन वही तो आएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट B बाई D K माइनस 1 इंटू dx, दैट इज द वर्क du। तो ऑब्वियस बात है, जो बैटरी का वर्क डन हुआ है उससे कम हमारा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में बदलाव हुआ है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो होगा
that will be du by dw battery, and if I see this is minus v naught square by 2 epsilon naught b by d k minus 1 into dx। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वर्क डन नेगेटिव आया है और क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे इंसर्ट कर रहा हूं, तो डाइलेक्ट्रिक का नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो होना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट हुआ है। वर्क डन को नेगेटिव करने के लिए इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए वो तो मेरा डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्सटर्नल, और ये एफ एक्सटर्नल जो है वो हमारा फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक को, जो कि हमारा इस डायरेक्शन के अलोंग है, जस्ट काउंटर बैलेंस करेगा। सो एफ डी that will be minus f external and that will be dw external by dx, and it will simply come out to be equals to half epsilon naught b by d k minus 1 into v naught square। So सिंपल सी बात है, dielectric slab inside the capacitor, ठीक है, will experience an attractive force, that will experience an attractive force, और वो जो हमारा attractive force का वैल्यू होगा, that the value of attractive force is simply given out to be, ये याद रखेंगे, half epsilon naught b by d k minus 1 into v naught square, that is in the case of the battery being connected, ठीक है। बाय द वे, ये फोर्स को निकालने का और एक सिंपल तरीका है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज हाफ dc into v naught square। That force can be written as a half dc into dc by dx, क्या लिख रहा हूं, sorry dc by dx into v naught square if battery is connected, ठीक है। तो मैथमेटिकली तो हमें समझ में आ गया है, जो एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो तो डेफिनेटली हमारा इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड? अगर हमारा बैटरी डिस्कनेक्टेड होगा तो इन दैट केस क्या होगा? क्या तब अट्रैक्टिव लगेगा या तब रिपल्सिव लगेगा? ध्यान दो, अगेन यहां पर हमारा Q जो है, दैट Q इज सिंपली कांस्टेंट, समझ में? सो हमारे पास जो आ जाएगा U, ये U कितना आ जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। यहां पे हमारे पास जो U हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2c। सो ध्यान दो, du जो होता है सिस्टम का, क्योंकि यहां पे तो कोई बैटरी नहीं है, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू
एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। जितना हमारा वर्क करेगा वही तो हमारा सिस्टम का एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो डी यू विल बी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा धीरे धीरे डाल रहा हूं सो दैट विल बी माइनस एफ डी इंटू डी एक्स। तो हमारे पास जो आ जाएगा एफ डी विल बी माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? अगर हम ध्यान दें, C का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट B बाई डी ए प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स। तो U हमारे पास आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट B तो मेरे पास du बाई dx जो होगा दैट विल बी सिंपली Q स्क्वायर D, यहां पर एक नेगेटिव साइन आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट B A प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास K माइनस 1। ऑब्वियसली बात है x बढ़ने पर हमारा u कम हो रहा है, तो वो चाहेगा कैपेसिटर उस सिस्टम के अंदर आए। फोर्स अभी भी हमारा अट्रैक्टिव है, तो फोर्स इज अट्रैक्टिव, और जो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर फोर्स लगेगा वो यहां पर कांस्टेंट तो नहीं होगा, वो हमारा x पर डिपेंड करेगा। 2 एप्सिलॉन नॉट B A प्लस K माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर। तो इन द केस ऑफ द बैटरी बीइंग कनेक्टेड द फोर्स इज कांस्टेंट, और यहां पर जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पर वो वेरिएबल होगा, बट फोर्स तो अभी भी हमारा अट्रैक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो सवाल यहां पर ये आता है, what gives rise to this force? ये वाला फोर्स जो है वो हमारा लगता क्यों है? ये वाला फोर्स जो है वो हमारा आखिरकार लगता क्यों है? उसके लिए हमें एक बात समझना पड़ेगा, जो E वेक्टर इनसाइड कैपेसिटर्स are not exactly parallel। ये जो है वो exactly parallel जो है वो तो हमारा नहीं है, एकदम सेंटर पे हमारा पैरेलल होता है, लेकिन साइड में थोड़ा बहुत जो है वो फ्रिंजिंग इफेक्ट तो हमें दिखने को मिलेगा। तो अगर ये है हमारा कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है, मैं ऊपर वाला प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करता हूं मान लो, ठीक है, और जो नीचे वाला प्लेट है इसको मैं नेगेटिवली चार्ज कर देता हूं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा उसके बारे में अगर मैं देखूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत तो इस तरीके से फ्रिंजिंग डेफिनेटली होने वाली है, इस बात को हम रियलाइज करें। एग्जैक्टली पैरेलल तो होगा नहीं। अच्छा, अब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करूं, मैं थोड़ा सा यहां पर छोटा बनाता हूं क्योंकि मुझे दिखाने में थोड़ी आसानी हो। सो ट्राई टू रियलाइज, जो ऊपर वाले सरफेस होंगे उस पर नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो नीचे वाला सरफेस होगा इस पर हमारा पॉजिटिवली इंड्यूस चार्ज होगा। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे टेंजेंशियल है,
तो नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाएगा। और यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स इस तरीके से लगाएगा। सिमिलरली ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो अगर मैं ध्यान दूं इन सारे के सारे फोर्सेस का जो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो हमारा इस डायरेक्शन में आने वाला है, तो फोर्स जो है वो हमारा अट्रैक्टिव होगा। सिमिलरली लेफ्ट पे डाल के देख लो, वहां पर हमारा रिपल्सिव होगा। नेट फोर्स तभी बैलेंस होगा अगर हमारा कैपेसिटर परफेक्टली सिमेट्रिकली बीच वाले पोजीशन पर हमारा बैठा हुआ हो, अदरवाइज इसके ऊपर फोर्स जो है, यहां पर ध्यान दो, मिड वाले लाइन के राइट पे है तो ऐसे खींच रहा है, मिड वाले लाइन के लेफ्ट पे रहेगा तो इन दैट केस उल्टा खींचेगा। तो फोर्स इस कारण पे हमारा अट्रैक्टिव साफ साफ हम देख सकते हैं जो लगने वाला है। मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे वो समझ में आ गया है। सिंपली हमारा अगर बैटरी कनेक्टेड है फिर तो टेंशन ही नहीं है, dc बाई dx इंटू वी नॉट स्क्वायर कर दो, और बाकी अगर चार्ज कनेक्टेड है तो माइनस du बाई dx कर दो, फोर्स हमारा अट्रैक्टिव ही होने वाला है, तो वहां से हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के ऊपर फोर्स जो है वो लग जाएगा। अच्छा, सिमिलरली टॉर्क क्या होगा? जो हमारा टॉर्क होगा दैट विल बी हाफ dc बाई d थीटा, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू वी नॉट स्क्वायर टॉर्क, और टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस dc बाई d थीटा। दैट डिपेंड्स अपॉन जो मेरा बैटरी कनेक्टेड है या फिर हमारा चार्ज कनेक्टेड है इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहां पर हमारे पास ये एक कैपेसिटर प्लेट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैपेसिटर प्लेट है, इसका रेडियस जो है दैट रेडियस इज इक्वल्स टू r। ठीक है। इसके पीछे भी एक प्लेट है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो जो अंदर का थिकनेस है वो है मेरा d। जो मेरा डाइलेक्ट्रिक है वो डाइलेक्ट्रिक मेरा इस तरीके से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के हमारा इस तरीके से है एट एन एंगल ऑफ थीटा, दोनों के बीच में इस तरीके से बाहर निकाल के रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा इसके बीच में जो अंदर और बाहर के प्लेट में जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है वी नॉट। फाइंड टॉर्क ऑन दी प्लेट, फाइंड द टोटल टॉर्क दैट इज एक्टिंग ऑन द प्लेट। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एरिया जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है वो एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। वो वाला एरिया हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो टोटल एरिया जो है दैट विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगा C, दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई d आर स्क्वायर पाई माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई d। ये हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हमारे पास जो आ जाएगा dc बाई d थीटा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, so that will be equals to epsilon naught r square by 2d into k minus 1, that will be this theta by dt। और जो हमारा टॉर्क आएगा tau, that will be half epsilon naught r square by 2d
k minus 1 into v naught square. So that is the net torque that is acting on the plates. ठीक है, एंड यहां पर जो टॉर्क लगेगा उसका डायरेक्शन डेफिनेटली इस तरीके से होने वाला है, क्योंकि वो तो हमारा प्लेट को क्या जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको अंदर डालने का ट्राई करेगा। टॉर्क का रीजन भी सिमिलर है, वो हमारा ट्रांसलेशनल टेंडेंसी था, ये हमारा रोटेशनल टेंडेंसी है। बाकी एनालिसिस में जो है कोई डिफरेंस नहीं होने वाले हैं। कुछ आसान क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। हमारे पास दो इस तरीके से कैपेसिटर है और उस दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरीके से है। ठीक है, ये लेंथ है L1, ये है L2, कुछ कुछ अंदर डला हुआ है पता नहीं। ठीक है, ये थिकनेस D दोनों में सेम है और जो अंदर पे जो विड्थ है वो हमारा A दोनों में सेम है। तो सवाल यहां पर ये है, फाइंड V1 by V2 इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला डाइलेक्ट्रिक अगर दोनों को मैं अगर एक सिस्टम मान लूं, इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है इंटरनल, उस पर मैं ध्यान ही नहीं देना चाहता हूं। ठीक है, जो भी लग रहा है यहां पर F1 और F2, सिंपल सी बात है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, तभी तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा सेट हो जाएगा। अच्छा, तो F1 पे L1 का तो कोई इफेक्ट नहीं है। F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 माइनस 1 इंटू V नॉट स्क्वायर। और यहां पर जो हमारे पास F2 आ जाएगा, सिमिलरली दैट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D K2 माइनस 1 इंटू V2 स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ for equilibrium F1 will be equals to F2। इक्विलिब्रियम होने के लिए F1 और F2 का वैल्यू हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, ये वाला टर्म तो हमारे पास कट जाएगा, तो K1 माइनस 1 V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू K2 माइनस 1 इंटू V2 स्क्वायर। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा V1 will be under root K2 minus 1 by K1 minus 1। ये हमारे पास आ जाएगा V1 by V2। ओके ओके दोस्तों, नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो। मैंने क्या किया हूं, मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो ये वाला लेंथ है वो है B। यहां पर ये कैपेसिटर प्लेट का लेंथ जो है वो A है, अंदर पे दोनों का विड्थ जो है वो LL है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। एक बैटरी V0 के साथ हमारा कनेक्टेड है। मैंने ये वाला डाइलेक्ट्रिक को जस्ट अंदर करके अगर मैं छोड़ दूंगा तो हमें पहले तो ये दिखाना है जो मोशन हमारा ऑसिलेटरी है, और अगर वो दिखा चुके हैं तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो हमें यहां पर निकालनी पड़ेगी। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले उसके बारे में एक बार के लिए देखते हैं। राइट, अच्छा सबसे पहले लेट अस डिस्कस द केस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो B इज इक्वल्स टू A। अच्छा, ये वाला डाइलेक्ट्रिक को ऑब्वियस सी बात है ये हमारा अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करते करते तब तक अट्रैक्ट करेगा जब तक ना हमारे पास यहां पर पूरे के पूरे जो कैपेसिटर प्लेट है, ये पूरे कैपेसिटर प्लेट के अंदर हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो जस्ट हमारा अंदर आ जाए। और ये वाले इंस्टेंट पे आने पर उस टाइम पे उसके ऊपर लगता हुआ फोर्स तो जीरो है ड्यू टू सिमेट्री, बट अब तब तक यहां पर एक वेलोसिटी जो है वो एक्वायर हो चुका है। सपोज दैट वेलोसिटी इज V0। ये वाला वेलोसिटी के कारण ये और लेफ्ट तक जाएगा, ठीक है, और वापस एग्जैक्टली जस्ट बाहर होते हुए
वो हमारा रुकेगा, फिर वापस जो है वो इसको खींच लेगा और यहां से फिर वापस यहां पर आएगा, उसमें उल्टे डायरेक्शन में वी नॉट होगा और उल्टे डायरेक्शन में वी नॉट होने के बाद वापस इस पोजीशन पे आके रुकेगा। तो मोशन तो हमारा ऑसिलेटरी होगा, दैट्स ऑब्वियसली प्रैक्टिकली श्योर। मोशन का चार हमारा क्योंकि एक्सीलरेशन फोर्स जो है वो हमारा डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस के ऊपर, तो सिमेट्री रहेगी, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, इन चारों में हमारा एग्जैक्टली इक्वल टाइम जो है वो हमारा लगने वाला है। बाय द वे एक चीज नहीं दिया हुआ है, वो लिख देता हूं मैं, इसका मास जो है दैट इज इक्वल्स टू m। अच्छा, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा जब ये अंदर आ रहा होगा कोई भी इंस्टेंट पे? दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट l बाय 2d k माइनस 1 इंटू वी नॉट स्क्वायर। वेलोसिटी वाला वी नॉट नहीं, पोटेंशियल वाला वी नॉट, ठीक है। सो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन आ जाएगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट l बाय 2dm k माइनस 1 इंटू वी नॉट स्क्वायर। अच्छा, इस पे इसको डिस्प्लेसमेंट कितना करना है? इसको डिस्प्लेसमेंट जो करना है वो एग्जैक्टली a के बराबर करना है, राइट? तो हम लिख सकते हैं a will be equals to half acceleration into t1 square। तो हमारे पास आ जाएगा 2a is equals to epsilon naught l k minus 1 v naught square by 2dm into t1 square। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? t1 square is equals to 4adm divided by epsilon naught l तो हमारे पास जो टाइम t1 आएगा that t1 will be 2 by v naught under root adm by epsilon naught l k minus 1। ये हमारे पास आ जाएगा t1, ठीक है। बट ऑब्वियसली ऐसा मोशन 4 बार होने वाला है, तो जो हमारे पास टोटल टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 4t1, तो दैट विल बी 8 बाई v नॉट अंडर रूट adm एप्सिलॉन नॉट l k माइनस 1। ये हमारे पास टोटल टाइम पीरियड जो है वो हमारा आ जाएगा, राइट? ओके दोस्तों, अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं जहां पर b इज ग्रेटर देन a। अच्छा, b इज ग्रेटर देन a के केस में सबसे पहले a तक तो हमारा एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा a तक का एनालिसिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक पूरा अंदर नहीं आ जाएगा तब तक तो कोई इशू नहीं है। बट नाउ ट्राई टू रियलाइज, ये जो है यहां पर कैपेसिटर का जो प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक है वो ये वाले पोजीशन पर आके बैठ चुका है। और ऑब्वियसली बात है तब तक इसके पास कोई ना कोई एक वेलोसिटी जो है वो हमारा डेफिनेटली इस डायरेक्शन में एक्वायर हो चुका है। नाउ ऐसे करते 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 ट्राई टू रियलाइज जब तक ना ये वाला पोजीशन पे वो आ जाए
इसके दौरान हर पोजीशन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर जो नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स जो है वो तो डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि कैपेसिटर में से जितना अंदर आ रहा है एग्जैक्टली उतना ही बाहर जा रहा है। तो दोनों फोर्स कॉम्पेंसेटिंग है। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कैपेसिटर का dc/dx जो होगा वो 0 होगा, यानी इस वाले डाइलेक्ट्रिक के ऊपर राइट नाउ कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। और ये तब तक नहीं लगेगा जब तक ना ये हमारा दूसरे तरफ जो है वो हमारा निकल जाए। ये वाले पॉइंट के बाद वापस रिटार्डेशन होना चालू होगा एंड फिर ये दूसरे एंड पे जस्ट बाहर निकलते हुए जो है वहां पर एक बार के लिए वो रुकेगा, फिर अंदर आएगा। ये मोशन जो है वो हमारा रिपीट करेगा। तो यहां से ये वाला एंड राइट नाउ b दूरी पे है, फाइनली ये वाले पॉइंट से ये a दूरी पे है। यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देख लूं दैट इज b माइनस a, इस पर तो यूनिफॉर्म मोशन हमारा होने वाला है। b माइनस a डिस्प्लेसमेंट का तो यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हमारे पास होने वाला है। तो यहां का जो हमारा वेलोसिटी है इसको अगर मैं u बोलता हूं, देखो ऑब्वियसली बात है t1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि a तो अंदर उसको आना है, वो वाला तो एब्सोल्युटली सेम होगा। तो u जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इनटू t1। ठीक है, एंड एक्सीलरेशन इनटू t1 अगर मैं करता हूं दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट l बाई 2dm k माइनस 1 इंटू वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इंटू t1 दैट विल बी 2 बाई वी नॉट इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास ADM बाई एप्सिलॉन नॉट L K माइनस 1। तो ये मेरे पास U हो जाएगा। सो दैट विल बी 2 गॉन, सो दैट विल बी सिंपली V नॉट अंडर रूट, एग्जैक्टली सब कुछ बदल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट L K माइनस 1 डिवाइडेड बाई ADM हमारे पास V नॉट आ जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, A ऊपर रहेगा, सॉरी। ये हमारे पास U आ जाएगा। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये चलने वाला है, तो इस पर जो हमारा T1 डैश होगा that will be simply b minus a divided by u हमारे पास आ जाएगा, and that can be written as a b minus a by v naught under root dm by a epsilon naught l K माइनस 1। तो हमारे पास जो टोटल, यहां पर तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो जो टोटल टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 4 इंटू t1 प्लस t1 डैश। सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 4 बाई v नॉट अंडर रूट dm by a epsilon naught l k माइनस 1। यहां पर तो हमारे पास आ जाएगा सिंपली b माइनस a, और यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा मेरे पास
प्लस 2a जो है वो हमारे पास बाहर हो जाएगा। यहां पर 2a जो है वो हमारे पास बाहर हो जाएगा, राइट। एंड b माइनस a दैट विल मेक इट a प्लस b। तो मेरे पास सिंपली यहां पर आ जाएगा 4a प्लस b बाई v नॉट अंडर रूट dm by a epsilon naught L k minus 1. So that will be the time that will be taken for the whole oscillatory motion in the case B is greater than A. And for the third case, के लिए क्या होगा? Now try to realize ये पहले अंदर आ जाएगा। कहां तक? यहां पर जैसे ही वो अंदर एंटर कर चुका है, यानी B यहां पर आ चुका है, इसके बाद तो इसका यूनिफॉर्म मोशन चालू हो जाएगा। और जब तक ना ये कैपेसिटर दूसरा ये वाले एंड पर जाके पहुंचे, तब तक इसके मोशन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यानी ये वाला जो पार्ट है a माइनस बी का, यहां पर इसका डेफिनेटली यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हमारा चलने वाला है। यहां पर जो है वो यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेटली हमारा चलने वाला है, ठीक है। ये तो हमारा बी से अंदर आ जाएगा, इस पर कोई इशू नहीं है। एंड उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर लेंगे एंड सॉल्व करते हुए हम गेम पे आगे बढ़ जाएंगे। मैं सॉल्विंग नहीं कर रहा हूं, भाड़ में जाए, ठीक है। सॉल्विंग में नहीं कर रहा हूं, भाड़ में जाए। बट बाकी जो ओवरऑल एनालिसिस है वो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ये पहले बी लिंक अंदर आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन में तुम्हें निकाल के दे दिया हूं। बस यहां पर ए की जगह पर बी पुट करो, तो यहां पर मेरे पास जो है बी डी एम बाई दिस आ जाएगा मेरे पास, राइट। वो एक बार मेरे पास आ जाए, उसके बाद उस टाइम पे उसका वेलोसिटी आ जाएगा, उस टाइम पे उसका वेलोसिटी जो है वो आ जाएगा। और वेलोसिटी आ जाने पे a माइनस बी बाई दैट वेलोसिटी अगर मैं करूंगा एंड फिर मैं सॉल्व कर दूं, दोनों को t1 डैश प्लस t1 प्लस t1 डैश कर दूंगा, इंटू 4 करूंगा, मेरे पास ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो। मेरे ख्याल से ये पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। जनरली वी आर गिवन द केस A इक्वल्स टू B, बट अदरवाइज अगर डाइलेक्ट्रिक का लेंथ कुछ और है तो भी इन दैट केस उसका ऑसिलेशन हम देख सकते हैं साफ साफ। ओके दोस्तों, तो मैंने एक कैपेसिटर प्लेट को एक जो लिक्विड वाटर लेवल है उसके अंदर जो है जस्ट ऊपर मैंने रखा। तो सवाल यहां पर ये है, अगर वाटर का डेंसिटी रो है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इक्विलिब्रियम में पानी इस कैपेसिटर के ऊपर कहां तक चढ़ने वाला है। तो मान लो सपोज कोई एक हाइट x तक जो है वो हमारा चढ़ जाएगा, यहां से x साइड तक हमारा चढ़ चुका है। तो बेसिकली ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब की तरह बिहेव करेगा, जिसके ऊपर दो फोर्स हमारा लगेगा, एक तो अपवर्ड डाइलेक्ट्रिक और डाउनवर्ड जो लगेगा दैट विल बी mg। अपवर्ड जो लगेगा दैट विल बी fd और डाउनवर्ड जो लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg। तो एट इक्विलिब्रियम fd विल बी इक्वल्स टू mg। ये तो हमारा डेफिनेटली होने वाला है। तो fd और mg अगर इक्वल करना है तो fd का वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अंदर का लेंथ a डिवाइडेड बाय 2d k माइनस 1 इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, मास m कितना होगा? इसका जो वॉल्यूम होगा, अगर ये x साइड तक चला है, ठीक है, ये अगर x साइड तक चला है तो XAD इंटू रो,
ये मेरा मास होगा क्योंकि वॉल्यूम जो होगा वो मेरा होगा x से d। तो सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d k माइनस 1 इंटू वी नॉट स्क्वायर एक्स ए डी इंटू रो जी। तो दोस्तों x कितना आ जाएगा मेरे पास सिंपली, तो अगर हम ध्यान दें ए तो कट हो गया था हमारे पास, तो एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 वी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो जी इंटू डी स्क्वायर, दैट इज द इक्विलिब्रियम हाइट। अब मैं एग्जैक्टली इसका एक सिमिलर क्वेश्चन जो है वो मैं लेने वाला हूं, लेट्स सी क्या बोलता है वो। ओके दोस्तों, तो यहां पर मेरे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों को मैंने पहले एक बैटरी से चार्ज कर दिया जब कुछ नहीं था, ठीक है। प्लेट्स का डायमेंशंस है वो हमें दे रखा है एज शोन, and they are charged to a potential difference of V naught, and after that is disconnected from the battery। अब मैंने कैपेसिटर का लोअर एंड को मैंने वाटर के सामने लाया, तो मैंने देखा वाटर जो है वो इसके अंदर मैक्सिमम हाइट h तक राइज कर रहा है, तो हमें जो है V naught का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ध्यान देना, मैक्सिमम हाइट बोला हुआ है, दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, वो वाटर लेवल को सक करना चालू करेगा डाइलेक्ट्रिक की तरह, तो वाटर के पास वेलोसिटी एक्वायर होना चालू होगा, तो दो फोर्स लगना चालू होगा। एक तो हमारा जो नेट जो हमारा डाइलेक्ट्रिक के ऊपर का फोर्स है अपवर्ड, और जो हमारा डाउनवर्ड mg है वो। स्टार्टिंग पे डाइलेक्ट्रिक का फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगा, और वो डोमिनेट करने के कारण ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना जो है वो हमारा चालू कर देगा। बट एट अ सर्टेन टाइम इक्विलिब्रियम हाइट पे जाके, जो मैंने पिछले केस में निकाला था, खैर वहां पे कांस्टेंट वोल्टेज था, यहां पर कांस्टेंट चार्ज है, बट खैर कोई एक टाइम पे जाके इक्विलिब्रियम होगा, बट उसके बाद भी ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि तब तक तो अंदर का वाटर कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर चुका है। अब रिटार्डेशन काम करेगा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, और जिस टाइम पे मैक्सिमम हाइट होगा वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जस्ट 0 होगा, और फिर वो नीचे आना चालू कर देगा। तो सिंपल सी बात है, एट मैक्सिमम हाइट लॉस इन, ऑब्वियसली क्यू कांस्टेंट है, सी हमारा बढ़ता रहेगा, लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी will be equals to gain in gravitational potential energy। ये चीज तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। अच्छा, चार्ज जो है वो हमारा फिक्स रहेगा, तो इनिशियली जो हमारा कैपेसिटेंस था वो हमारे पास कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए एल बाई डी। तो जो हमारा चार्ज Q नॉट था दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए एल बाई वी नॉट इंटू टी। ये हमारे पास इनिशियल चार्ज ऑन द प्लेट्स था। इस चीज को मेरे ख्याल से ढंग से हमें समझ में आ चुका है, राइट। और ये चार्ज जो है वो इसको अपवर्ड पुल करेगा, और ये चार्ज जो है वो हमारा कांस्टेंट भी है। तो h हाइट तक जब राइज कर चुका है तो हमारा फाइनल कैपेसिटेंस जो होगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट, जो हमारे पास h हाइट तक पहुंच चुका है, तो जो बचा हुआ हाइट होगा वो होगा L माइनस एच। तो L माइनस एच ए बाई डी प्लस के एप्सिलॉन नॉट एच ए बाई डी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी
L प्लस K माइनस H इंटू T। तो ये वाले सिस्टम का जो हमारे पास फाइनल एनर्जी है, वो फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? यू फाइनल हमारे पास कितनी आ जाएगी? हाफ क्यू स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू सी, अच्छा डिवाइडेड बाई सी, यानी एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर डी, यहां पर आ जाएगा L प्लस K माइनस 1 इंटू H। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गई है। तो यहां पर अगर हमें समझ में आ गया है तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट में एक गॉन, A में एक गॉन, D में एक गॉन, so that will be epsilon naught AL V naught square by 2D into L square by L plus K minus 1 into H। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज आएगा that will be U initial minus U final। तो एप्सिलॉन नॉट A V नॉट स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी कितनी थी? U इनिशियल में लिख देता हूं यहां पे थोड़ा, हाफ एप्सिलॉन नॉट AL बाई D, हाफ से V स्क्वायर इनिशियल एनर्जी थी, बाई D 1 माइनस L प्लस K माइनस 1 इंटू H। ये हमारे पास डेल्टा U आ जाएगा। सो डेल्टा U विल बी सिंपली इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A V नॉट स्क्वायर L H K माइनस 1 डिवाइडेड बाई L प्लस K माइनस 1 इंटू H। ये हमारे पास होगा डेल्टा U। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज है। अच्छा, डेल्टा U ग्रेविटेशनल कितना होगा? M, यहां पर मेरे पास हो जाएगा M कितना? A H D इंटू रो, mg इंटू H बाई 2, तो A रो G D A स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये दोनों जो है वो डेफिनेटली हमारा इक्वल होनी चाहिए। सो व्हाट आई कैन राइट इज एप्सिलॉन नॉट A V नॉट स्क्वायर L H K माइनस 1 by L plus K minus 1 into H, that will be A rho G D into H square divided by 2। मैंने 2 कहीं पर मिस किया हूं, हाँ 2 मिस है, यहां पर भी एक 2 है एक्चुअली, एंड यहां पर तो बहुत कुछ मिस कर दिया मैंने। हाँ सॉरी एक्चुअली कैलकुलेशन में मैं थोड़ा सा आलसी हूं। खैर मेरा आलसपन चलता है, तुम्हारा नहीं चलेगा। खैर ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो ये 2 जो है वो हमारे पास कट हो चुका है। ए यहां पर कट होगा, H और H जो है वो हमारा यहां पर कट हो जाएगा। तो हमारे पास V नॉट स्क्वायर का जो वैल्यू आ चुका है दैट इज रो जी डी स्क्वायर H L प्लस K माइनस 1 इंटू H
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1, तो वी नॉट का जो वैल्यू होगा वो होगा इसका अंडर रूट। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है। कोई बहुत ज्यादा टफ चीज तो नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा है, बाकी तो आसानी है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट और इक्विलिब्रियम हाइट दोनों में डिफरेंस समझ लेना। ठीक है, यहां पर अगर हमें एच मैक्स भी निकालने के लिए बोल सकता था, फिर वो एच में क्वाड्रेटिक बनता जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता। सॉल्व तो हम कर लेते लेकिन थोड़ा गंदा बनता, इसलिए यहां पर वी नॉट पूछा है। कंसेप्चुअली डिफरेंट नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बेहतर बन गया है। इक्विलिब्रियम हाइट बोला है, फोर्स बैलेंस करेंगे, और अगर हमें मैक्सिमम हाइट बोला है तो इन दैट केस हम एनर्जी बैलेंस करेंगे। ओके ओके दोस्तों, तो यहां पे हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है L क्रॉस L का, जो कि फिक्स्ड है टेबल के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक है जो भी फिक्स है, वो भी फिक्स, वो मूव नहीं कर सकता है। इसके ऊपर जो अपर प्लेट है, वो अपर प्लेट जो है वो अपर प्लेट को हमारा मूवेबल है। वो L क्रॉस L का ही स्क्वायर है, उसका मास है m, ये वाला थिकनेस d है। और अब मैंने यहां पर चार्ज दे देता हूं प्लस q, और नीचे वाले पे दे देता हूं माइनस q। और मैंने अब ये ऊपर वाला प्लेट को बहुत छोटा सा डिस्टेंस x से अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं, तो मेरा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो हमारा कितना होने वाला है। यहां पर उल्टा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं प्लेट को खिसका देता हूं तो कैपेसिटेंस मेरा कम हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक तो हर केस में ही है, तो कैपेसिटेंस अगर हमारा कम हो रहा है, चार्ज हमारा कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है, तो सिस्टम इसको रिस्टोर करना चाहेगा। यानी ये वाले प्लेट के ऊपर लेफ्ट की तरफ जो है वो हमारा फोर्स लगने वाला है। तो कोई भी अगर इस वाले पोजीशन के बारे में अगर मैं देखूं, तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस आ जाएगा C। देखो ध्यान दो, ये वाला पार्ट कोई काम का हमारा नहीं बचेगा। ठीक है, तो L क्रॉस L है, तो मेरे पास ये L माइनस एक्स इंटू L का जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है वही तो हमारा एरिया होगा। सो दैट विल बी सिंपली K एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगा U, दैट विल बी इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2 K एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स इंटू डी। अरे x इज वेरी स्मॉल बोला है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू Q स्क्वायर डी बाई 2K एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई L टू द पावर -1 आ जाएगा। And that will come out to be equals to Q square D by 2K epsilon naught L square 1 plus X by L। ये हमारे पास U हो जाएगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये करने पर, तो मेरे पास जो फोर्स आएगा du by dx, तो दैट विल बी Q स्क्वायर D बाई 2K, कहां नॉट लिख रहा हूं, सॉरी, ठीक है, सॉरी, 2K एप्सिलॉन नॉट इंटू L क्यूब। ये हमारे पास इसके ऊपर फोर्स जो है वो आ जाएगा। सो नाउ दिस इज द फोर्स। तो जो करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन होगा that will be equals to F by m, that will be Q square D by 2K m epsilon naught into L cube। ये होगा मेरा एक्सीलरेशन। और इसको जो डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा टक 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 ऐसे करता रहेगा। तो यहां से यहां आने का जो टाइम होगा एक्स डिस्प्लेसमेंट का, उस टाइम का हमारा 4 गुना होने वाला है,
तो T1 अगर मैं निकालता हूं दैट विल बी अंडर रूट 2x बाई a 4 km एप्सिलॉन नॉट L क्यूब x बाई क्यू स्क्वायर d आएगा मेरे पास. So this will come out to be equals to 2 by q under root k epsilon naught m. चलो एक L भी तो बाहर आ जाएगा, Lx by d. ये हमारे पास आ जाएगा एक बार के लिए टाइम. तो जो टोटल टाइम पीरियड होगा कैपिटल T, that will be simply equals to 4t1. So that will come out to be 8L by Q under root K epsilon naught MLX by D. So that will be the total time period of SHM. Oscillation. The oscillation is not a SHM क्योंकि acceleration हमारा constant आ रहा है. Okay? Okay दोस्तों, इसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन. मेरे पास दो कैपेसिटर प्लेट्स है और दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज गिवन टू बी d. स्क्वायर प्लेट्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है s. ठीक है, स्क्वायर प्लेट्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है s. अब मैंने दोनों को चार्ज दे दिया, प्लेट्स को सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा है. ठीक है, तो लोअर वाला n को मैंने जस्ट एक लिक्विड के अंदर डिप किया जिसका डेंसिटी है रो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k. तो सवाल ये है जो किस हाइट तक मेरा लिक्विड जो है वो हमारा राइज करेगा. नेग्लेक्ट द कॉर्नर इफेक्ट. तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड जो है वो पोलराइज होने के कारण अट्रैक्ट होगा और लिक्विड का सरफेस कुछ इस तरीके से बनने वाला है. अगर हम ध्यान दें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पर हो जाएगा प्लस सिग्मा और नीचे पे हो जाएगा हमारे पास माइनस सिग्मा. ठीक है, अच्छा देखो, इसको कुछ मालूम नहीं है जो कौन सा क्या राइज किया है. तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आने वाला है, यहां से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो तो हमारा फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकलेगा. यहां पर जो अगर हवा में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ये वाले पॉइंट पर, तो E1 जो आएगा दैट विल बी सिंपली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ये तो केवल फ्री चार्ज पे ही डिपेंड करता है, तो ये तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा. और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इस कारण पे यहां पर जो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसको अगर मैं E2 बोलता हूं तो E2 विल बी सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 1 बाई K टाइम्स हो जाती है. और हम जानते हैं जो डिसकंटिन्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है दैट इज सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट. तो हम एक चीज तो पहले लिख सकते हैं, जो सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई K. तो मेरे पास सिग्मा 1 आ जाएगा सिग्मा बाई K इंटू K माइनस 1. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा. अच्छा, E एक्सटर्नल कितना होगा? अगर हम ध्यान दें E एक्सटर्नल ये वाले चार्ज के लिए, तो E एक्सटर्नल जो हमारे पास होगा, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी सिंपली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि इसके आधे का कंट्रीब्यूशन तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, हाँ बाकी आधे का हम डेफिनेटली नहीं लेंगे. तो दैट विल बी सिंपली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो रहेगा ही रहेगा, माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गेटिंग एक्टेड ऑन दिस सरफेस. बस यहां पे गलती मत करना, यहां पे सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट मत लिखो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो हमारे पास है उसके आधे का ही जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सटर्नल है,
बाकी तो हमारा इंटरनल कंट्रीब्यूशन है, खुद का कंट्रीब्यूशन तुम डेफिनेटली नहीं जोड़ने वाले हो। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर आ चुका है तो हम सिंपली जो अपवर्ड फोर्स लगेगा दैट कैन बी रिटन एज चार्ज दैट इज सिग्मा 1 इंटू एस इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 epsilon naught. So that will be equals to sigma 1 s by 2 epsilon naught 2 sigma minus sigma by k minus 1. तो sigma 1 s by sigma by k, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2k माइनस k प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी k प्लस 1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 1 को पुट कर देता हूं, सिग्मा स्क्वायर s बाई 2k एप्सिलॉन नॉट इंटू k स्क्वायर माइनस 1। So that is the net upward force that is acting on it. और वो जो चीज को काउंटर बैलेंस करेगा, वो इतना जो लिक्विड ऊपर स्वेल अप किया है उसका mg को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं जो सिग्मा स्क्वायर x बाई 2k एप्सिलॉन नॉट m का वैल्यू कितना होगा h इंटू s, दैट इज द वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। चलो एस इज गॉन, तो हमारे पास जो h आ गया है दैट इज सिग्मा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 रो जी के एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ओवर विच इट विल राइज। अच्छा सर, नीचे वाला फोर्स को आपने क्यों नहीं कंसिडर किए? वहां पे तो नॉर्मल और mg वगैरह सब कुछ बैलेंस आउट करेगा, वो ध्यान मत दो, ठीक है। वो तो जो कैपेसिटर प्लेट के ऊपर हो रहा है वो भाड़ में जाए, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो दोस्तों, कैपेसिटर चैप्टर इसी के साथ हमारा समाप्त होते हैं। एक एक पहलू जो है हमने बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं। तुम कोई भी बुक उठा लो, जो क्वेश्चंस का सामना तुम्हें करना पड़ेगा वो इन्हीं क्वेश्चन का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस होने वाला है, बाकी क्वेश्चन वाइज वी आर कंप्लीटली डन। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर जो है वो हमें समझ में आ चुका है। वी मूव ऑन टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट यहां पर जो मैं तुम लोगों को सर्किट थ्योरी पढ़ाया हूं वो भूल मत जाना, क्योंकि अगले चैप्टर में उसका भयंकर इस्तेमाल अब होने वाला है। ओके।